नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में आपका स्वागत है। अभी तक आपने जो है गैरिसन सिटी के रूप में दिल्ली शहर का जो है विकास और विस्तार देखा होगा। तो गैरिसन सिटी बनने के बाद जो है ये 13वीं सदी के आरंभिक समय का वर्णन है। और इसकी रक्षा के लिए मजबूत किलेबंदी की गई थी और साथ साथ आंतरिक रूप से जो है रसद की भी व्यवस्था की गई थी। आवश्यक सामग्री रसद के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसके स्थान पर गैरिसन शहर में क्या किया गया कि लूट की व्यवस्था से हटकर घेराबंदी के बाद जो है वहाँ के जंगलों को कटवा दिया गया। वहाँ के जंगलों को क्या किया गया? कटवा दिया गया। और कटवाने के बाद जो है वहाँ पर कृषि व्यवस्था लाई गई और कृषि व्यवस्था के साथ साथ क्या हो गया कि धीरे धीरे समृद्धि आती चली गई। ठीक है। और जब किसी भी प्रशासन तंत्र की व्यवस्था जो है वह लूट मार से परे होकर विधिवत रूप से चलती है तो वो अच्छा माना जाता है। तो दिल्ली से सुदूर बंगाल सिंध के गैरिसन शहरों का, लेकिन एक चीज़ था कि गैरिसन शहर बनने के बाद भी जो है, क्योंकि दिल्ली के ज़्यादातर शासक जो है वो सूबेदारों पर निर्भर थे, तो सूबेदारों में एक थी बात कि वो धीरे धीरे क्या करते थे, बगावत करके उनसे स्वतंत्र अस्तित्व अपना तैयार कर लेते थे। ठीक है। तो एक तो ये दशा थी। दूसरा क्या था कि बाहरी आक्रमण का डर था। तीसरा क्या था कि इन सबों के बीच की कड़ी जो थी संदेश पहुंचाने का काम, वो बाढ़ तूफान इत्यादि चीज़ों के कारण क्या था, लूटमार के कारण काफ़ी प्रभावित था। तो संपर्क जो नहीं साधित हो पाता था, इसके कारण बाहरी हमलावर जो है दिल्ली को हमेशा कमज़ोर करते रहते थे। ठीक है। दिया भी है यहाँ, देख लीजिएगा। सूबेदार से चुनौती, ये आंतरिक समस्या हो गई। ठीक। दूसरा है कि यहाँ देखिए संपर्क के नाजुक सूत्र, ये भी समस्या हो गई। ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ देखिए विरोध का झंडा खड़ा कर देते थे और इनके चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाए हुए थे। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था, आंतरिक विद्रोह देखने को मिला था और इसका विस्तार जो है खिलजी और तुगलक के शासनकाल में देखने को मिला। भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। ये पूछा चला जाएगा कि सल्तनत काल में भीतरी सीमाओं के अभियान के लक्ष्य क्या थे। तो सल्तनतवासी चाहते थे कि गैरिसन शहर आंतरिक रूप से सुरक्षित और मजबूत बने। ये सल्तनत काल के शासक का मुख्य लक्ष्य था कि गैरिसन सिटी की आंतरिक स्थिति को सही करना। दूसरा, इस अभियान का लक्ष्य गंगा यमुना दोआब के जंगलों को साफ कर शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहे के लिए समुचित पर्यावास की, चरवाहे को खदेड़ कर उस जमीन को किसान को दे देना। ठीक है। तीसरा, कृषि कार्य के जरिए उन्नत व्यापारिक मार्ग और क्षेत्रीय सुरक्षा उन्नति से जो है गैरिसन शहर की विधि व्यवस्था को और दुरुस्त करना। तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। दूसरी विस्तार सल्तनत काल की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैन्य अभियान शुरू किया गया। ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दक्षिण को लक्ष्य करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया, या वह पहला शासक कौन था जिसने दक्षिण को लक्ष्य किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और दिया है कि शुरू किया और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो ये याद रखना है कि शुरुआत करने वाला दक्षिण जीतने का श्रेय किसको जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को, और विस्तार देने का काम किसको जाता है, एमबीटी को। ठीक है। इन अभियानों में सल्तनतों की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में की। तो हाथी तो किया ही, दक्षिण जीतने के बाद घोड़ा भी मिला, गुलाम भी मिला और मूल्यवान धातु भी कब्जा में है। ठीक है। तो क्या सल्तनत काल में गुलाम की स्थिति खराब थी, तो नहीं। सल्तनत काल में गुलाम जो है या तो सैन्य व्यवस्था के लिए किए जाते थे या प्रशासन तंत्र में भागीदारी के लिए अक्सर खरीदे जाते थे। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी। ये पूछा जाएगा, ये अगर प्रश्न दिया कि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के संबंध में, ये प्रश्न दे दिया और ये पूछा जाएगा कि ऐबक से लेकर जो है इल्तुतमिश तक या बलबन तक इसकी स्थिति सुदृढ़ रही। बाद में यह धीरे धीरे जो है सुदृढ़ रही और बाद में यह कमज़ोर होती चली गई। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की सेना का जो शुरुआती समय था यह काफ़ी कमज़ोर था। इसको कोशिश भी किया है दीवान अर्ज का स्थापना करके बलबन ने सही करने का, लेकिन उसको उतनी सफलता नहीं मिली। मगर 150 साल बाद जो है वो एमबीटी ने इसके मॉडल को समझा और राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप के विशाल क्षेत्र
में इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत ये देखा जा सकता है कि इसने विशाल सेना को परास्त किया था। एमबीटी के समय में बहुत ज़्यादा जो थे मतलब आंतरिक शक्ति काफ़ी मजबूत हो चली थी और कई शहरों पर कब्जा किया। इसके बाद सूबेदार प्रशासक मुकदमे पर भी फैसला सुनाता था, क्योंकि विद्वानों की भी जो है वो पूर्ति होने लगी थी दक्षिण से। साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे और इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, इसके विषय में देखते हैं। उसमें मानचित्र 3 का जिक्र किया गया था। ये देखिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो है केंद्र है और यहाँ से कैसे नियंत्रण होता था। ये देखिए चित्तौड़, रणथंभौर, काड़ा, ठीक। उसके बाद जो है काड़ा से ये 1296 तक का दृश्य है। देवगिरी को जीता था, तो देवगिरी से देखिए नियंत्रण कक्ष किसको बनाया गया था, देवगिरी से काकतीय यादव इन सभी क्षेत्रों को जीता था। गुजरात के सोमनाथ को जीता था। ठीक है, चलिए। होयसल, द्वार समुद्रम, तंजौर, मदुरई यहाँ तक कब्जा था। तो आप कह सकते हैं कि दक्षिण के लास्ट छोर तक जो है अपना कब्जा जमाया था। 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद का देखिए ये दृश्य है और उसी मस्जिद के प्रांगण में कुतुब मीनार भी है। ठीक है, ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाया गया सबसे पहले शहर में स्थित था। ये पूछा जाएगा कि जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित था। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुना के नाम से जाना जाता है, पुराना शहर कहा जाता है। और इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन दोनों ने विस्तार करवाया था। मीनार 3 सुल्तानों ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह के द्वारा बनाए गए। अलग अलग मंजिले का निर्माण जो है अलग अलग शासकों के द्वारा कराया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए मस्जिद पहले है क्या शब्द। यह अरबी का शब्द है जिसका अर्थ ऐसा स्थान होता है जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना या सजदा में जुटते हैं। तो सजदा का अर्थ घुटने या माथा टेकना होता है और इस प्रणाली को जो है बाद में समाप्त कर दिया गया था सजदा और पैवेश को। ठीक, तो जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है, पहले तो राजा के सामने सजदा होता था। अल्लाह के सामने तो सब दिन सजदा हुआ है, उसे नहीं समाप्त किया गया था, ये कभी नहीं समझिएगा। लेकिन सजदा और पैबोस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था जहांगीर के समय में। तो ये वो सिस्टम था जिसमें राजा को अंगूठे के बल चूमना होता था और सर पे सर झुका करके करना होता था। चूँकि ब्रिटिश व्यापारी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, धीरे धीरे समझौता करके उसे समाप्त कर दिया गया था। जहाँ अनेक मुसलमान एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को क्या कहा जाता है, इमाम। ठीक है, इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देते हैं और नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। और भारत में मक्का किधर पड़ता है, पश्चिम में, तो मक्का की दिशा की ओर को किबला कहा जाता है। ये पूछा जाएगा एनसीईआरटी लूसेंट में, कहीं एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, लूसेंट में भी आपको मिल सकता है कि नमाज पढ़ने की दिशा को क्या कहा जाता है, किबला। तो बेगमपुरी मस्जिद यह देख लीजिए, एमबीटी के राज्यकाल में बना था। दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिदों के तौर पर बनाई गई थी। ये देखिए जहांपना को इसमें ढूंढिए, ये दृश्य दिया गया है। अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग को पता होगा। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई, इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने का दावा मिलता है। तो मस्जिद बनाना जो है वह इस्लाम के संरक्षण का प्रतीक था। ये कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा केवल भारत में ही थे, केवल दिल्ली में ही मस्जिद बनवाए गए, तो ऐसा नहीं था। वो भारतीय उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र में बनाए गए थे और इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने का दावा मिलता है। सही बात है, दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समान आचार संहिता, आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालु परस्पर एक दूसरे से जुड़ते थे, एक समान सद्भाव वाले जुड़ते थे, किसमें, मस्जिद में आकर। अगला देखिए चित्र में दिखाया गया मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चित्र 5 में देखिए जमाली कमाली मस्जिद 1520 के दशक में निर्मित था। ये भी लोदी काल की विशेषता है। का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। ठीक है, से मतलब एक समुदाय से जुड़े होने का बोध सहायक थी और एक समुदाय के अंग बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे। मुसलमान में भी कई कैटेगरीज बसी हुई थी, 2, 3, 4, 5 का तुलना करने बोल रहा है।
समानता असमानता को ढूंढने बोल रहा है। तो ये सभी जो है अलग अलग चित्रकारी का मॉडल प्रस्तुत करता है। ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली की अलग अलग शैलियाँ प्रदर्शित हैं, आप उसी को देख सकते हैं। ठीक है, खिलजी और तुगलक वंश के शासनकाल के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे यानी प्रशासन किस प्रकार चलता था उसके विषय में बोला जा रहा है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार, समेकन यानी एक साथ मिलकर चलना, ठीक है, विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे। ये तो फिक्स है कि गुलाम जितना भी खरीदा जाता था उनका जो इस्तेमाल होता था, ये देख लीजिए। आरंभिक सुल्तान में विशेषकर इल्तुतमिश जो था सामंत जमींदार के स्थान पर जो है परंपरागत जितने भी जमींदार थे उसके स्थान पर गुलाम को नियुक्त किया। ठीक है, और इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा गया। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुछ राज्य के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर भी काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, इन्हें ट्रेंड किया जाता था। चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान भी विश्वास करने में उन पर निर्भर हो सकते थे। गुलामों पर बड़ा भरोसा होता था। चलिए, बेटों से बढ़कर गुलाम, ये सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और उसे आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो वफादारी गुलामों में ज़्यादा होती थी। वह मालिक और गुलाम का नाता होता था। पुत्र में ऐसा नहीं है। पुत्र में विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाएगी। उसमें निष्ठा जो है वो अलग प्रकार की होगी। उसमें निष्ठा में वात्सल्यता जहाँ घुस जाती है वहाँ अनुशासन नहीं रहता, लेकिन गुलामों में ऐसा अनुशासन बना होता था। ठीक है, आश्रित जो किसी अन्य व्यक्तियों के संरक्षण में रहता हो उसको क्या कहते हैं? आश्रित कहते हैं। खिलजी और तुगलक शासक बदगांव का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पद पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। जब गुलाम को ज़्यादातर ये दिया जाने लगा तो पहले जो वहाँ मौजूद शासक प्रशासक या सूबेदार थे उन्होंने क्या किया कि राजा से अपना मुँह मोड़ना चालू कर दिया या उनमें असंतुष्टि होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं रहते थे। जिसे उन्होंने खरीदा था केवल उन्हीं के भर जो था उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन बाद के जितने भी उत्तराधिकारी होते थे उनके प्रति रहते थे। नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। तो यही एक घाटा था कि पूछा जाएगा कि गुलाम और जो भी आश्रित राजा होते थे तो उन दोनों के बीच तो बहुत पड़ता था, क्योंकि उन्होंने ही इसे खरीदा था, उनके प्रति निष्ठावान होते थे। लेकिन शासक की मृत्यु या कुछ भी हो जाने के बाद जो है दूसरे नए राजा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनकी निष्ठाएं नहीं मिलती थी। और जो नए सुल्तान होते थे वे अपने नए सरदारों को रखते थे। तो ऐसी स्थिति में पुराने और नए सरदारों के बीच टकराहट की स्थिति बनी रहती थी। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। तो ये जो थी वो बहुत ज़्यादा सल्तनत काल की एक कह सकते हैं कि असफलता थी, जो मिलाकर नहीं चले। प्रशासन में जो लंबे समय से अनुभवी आदमी थे उन्हें हटाकर जो गुलामों को लाया गया तो वो जो था वो प्रशासन के लिए सही नहीं था। फारसी तवारीख के लेखकों ने जितना भी तवारीख लिखा गया, निचले खानदान के लोगों को उच्च पद बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। उस समय के जितने भी उच्च वर्ग के लेखक थे उन्होंने आलोचना भी किया था। ठीक है, अगला देखिए। सुल्तान एमबीटी के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुम्मर नामक कलाल यानी शराब बन बेचने वाले, ठीक, और फिरुख हज्जाम जो कि नाई था उनको, और मनका तबवाख नामक बावर्ची
और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पद पर बिठाया था। ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा असंतुष्टि वाली स्थिति दिल्ली सल्तनत में पैदा इसलिए कर दी गई थी क्योंकि प्रशासन तंत्र में लंबे समय से अन्य जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासकों के अक्षमता के उदाहरण के रूप में मानते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि एमबीटी के विषय में जब आप नकारात्मक पक्ष लिखेंगे तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? राजनीतिक दृष्टि से ज़रूरी नहीं है कि केवल उच्च व्यक्ति ही उस पर बैठेंगे, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में जो लंबे समय से रहे थे, कहीं न कहीं नए आदमी को घुसाने से पहले उन्हें कुछ छोटे-छोटे पदों पर रखा जाता, फिर उन्हें ऊपर का पद दिया जाता, तो ये अलग बात होती। सीधे तौर पर प्रशासन तंत्र में देने के कारण जो है, एक तो पहले उच्च वर्गों में आक्रोश या शासक के प्रति जो है मतलब विरोध की भावना अंदर में बलवती होती चली गई, और वहीं जो है बहुत से लोगों ने इन्हें देखना पसंद नहीं किया। पहले तो सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासक ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ये पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश का इक्ता क्या था, तो ये ध्यान रखना है कि सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त, यानी छोटे छोटे इलाकों में जो सूबेदार की नियुक्ति कहलाती थी, यही क्या होते थे, इक्ता होता था। तो और एक जो इनको इक्ता को संभालता था, छोटे छोटे प्रांतों को, उन्हें इक्तेदार कहा जाता था, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहलाते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था को बनाए रखनी, यानी छोटे छोटे प्रशासन तंत्र या कह दीजिए कि जो भी प्रशासन चलता था, इक्ता जो चलता था, उनमें क्या करना, कानून व्यवस्था मेंटेन रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूलते थे, और ये छोटा छोटा प्रांत में जो राजस्व वसूल किया जाता था वो मुफ्ती का वेतन होता था। ठीक है, राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। ये मुफ्ती अपना सेना भी रखते थे, और मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े ही समय के लिए मिले। तो यही बात है कि बराबर ट्रांसफ़र सिस्टम लगा होता था, एक ही इक्ता में उन्हें नहीं रखा जाता था। इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। ये पूछा जाएगा कि ये इक्तादारी वंशानुगत थी, तो बिल्कुल नहीं थी। खिलजी और तुगलक के समय में नहीं थी। क्या एक ही जगह पर इक्ता मिलता था? तो ये भी नहीं थी। ठीक है, ट्रांसफ़र का सिस्टम लगा हुआ था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त करते थे। तो सही बात है कि एक अकाउंटेंट होना जरूरी है राजस्व विभाग के लिए। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। कभी भी किसी भी मुफ्ती को ज़रूरत से ज़्यादा सेना रखने की अनुमति नहीं थी, और निर्धारित कर से ज़्यादा वसूलने का भी अधिकार नहीं था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर और ज़मींदार को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। ये देखिए, ये लाइन का फिर से महत्व समझिएगा कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उनके भूमि स्वामी जो उनको पहले से चलाते थे, सामंत और अमीर, उन सबों को अपने आगे क्या कर दिया, बाध्य कर दिया झुकने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी टोटल भू राजस्व जो है वो प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में आ गया, सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है, और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। पहले जो सामंत कर लगाते थे उन्हें छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें कर भी चुकाने को बाध्य किया गया, और सामंतों से भी कर लिया गया। पूछेगा कि मध्यकाल में या दिल्ली सल्तनत काल में वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया और स्वयं उन्हें भी कर देने को बाध्य किया या कर का केंद्रीकरण कर दिया? तो ये कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तानों के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। ठीक है, तो ज़मीन पैमाइश की, इससे पता चल सके कि कौन सी भूमि कैसी है और कितनी है।
ठीक है। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। ठीक है। और उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर जो लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता था? हराज। ठीक है। और ये किसान की उपज का 50% होता था। ऐसा करने वाला सल्तनत काल में एक ही शासक हुआ। कौन था वो? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और मवेशियों पर कर लगता था चराई कर, और घरों पर घड़ी कर लगता था। ये 3 प्रकार के कर थे। यह याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। दिल्ली से बंगाल तक जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, काफ़ी कठिन था, सही बात है। और दक्षिण भारत की विजय की तुरंत बाद ही पूरे क्षेत्र में फिर से स्वतंत्रता हो गई। यानी ज्यों ज्यों ये दिल्ली के में मुगल काल के समय भी रही थी कि अगर शासक दक्षिण पर नियंत्रण करता था तो इधर बंगाल का क्षेत्र उसके हाथ से क्या होता था? छूट जाता था। तो एक साथ सभी क्षेत्र में बंगाल की तरफ जाता तो दक्षिण का क्षेत्र छूट जाता था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम नहीं थे। इन जंगली इलाकों में सुल्तान का नियंत्रण संभव नहीं था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार जमा तो लेते थे, परंतु वह कुछ ही समय तक टिक पाता था। झारखंड के भी छोटा नागपुर के इस क्षेत्र में चाहे फणी मुकुट राय को हराएं या अन्य और शासकों को हराएं, तो वो सभी स्थायी नहीं रह पाता था। जरूर है कि उतने बड़े सैन्य बल के सामने उनका कुछ चलता नहीं था, लेकिन फिर इतने घने जंगल या पहाड़ों से घिरे क्षेत्र या कह सकते हैं कि अन्य बाधाओं के चलते जो है वहाँ की सेना को मार पीट कर भगा दिया जाता था और फिर से ये स्वतंत्र हो जाते थे। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक में हम मिलेंगे सरदार और उनकी किलेबंदी। शायद वो अंतिम होगा ये, और चैप्टर का तीसरा पार्ट होगा। 3 पार्ट में हम ये चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, और इसे बार बार सुनिए क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी डालते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर होंगे। और इसे अगर पढ़िएगा तो हमें यकीन है कि बीपीएससी टीआरई 4.2 और बीपीएससी के अन्य एग्ज़ाम, साथ साथ कमीशन और अन्य एग्ज़ाम में भी आप सफलता पाएंगे। कभी भी यूपीएससी के इतिहास के प्रश्नों को अगर आप चैप्टर पढ़कर बनाएंगे तो हमें पूरा यकीन है कि आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। बाय बाय, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ठीक है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।